हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी जीके की एक नई श्रृंखला। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की एक पोजीशन की बात कर लेते हैं कि ये है कहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हमारे 7 महाद्वीप, यहाँ पर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। इन 7 महाद्वीप में यहाँ पर ये है हमारा एशिया। ठीक है, एशिया। अब इसी एशिया में एक देश है हमारा भारत। ठीक है, इसी भारत में यहाँ पर हमारा देश राज्य पड़ता है उत्तर प्रदेश। ठीक, इस उत्तर प्रदेश में जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं, उन्हीं राज्यों में एक राज्य हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पोजीशन की बात करते हैं, ये हमारा यूपी हो गया। यूपी में यहाँ पर हमें पड़ता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ ये उत्तराखंड, यहाँ ये नेपाल, यहाँ ये बिहार, यहाँ ये छत्तीसगढ़, यहाँ ये मध्य प्रदेश और यहाँ पर ये राजस्थान, यहाँ ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश, हमारी राजधानी दिल्ली, और यहाँ पर ये हरियाणा से सीमा साझा करता है। आशा करता हूँ इतना ओवरव्यू आप सभी लोगों को समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आप इतना जान लें कि उत्तर प्रदेश जो है हमारा, ये हमेशा से ही एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र रहा है। चाहे वो प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या आधुनिक काल हो, चाहे वो पुराने समय में लोग थे या मुग़ल आए या हमारे अंग्रेज़ आए, सभी के लिए ये क्षेत्र इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये उपजाऊ भूमि था। सबको चाहिए था पैसा, और पैसा कहाँ से मिलेगा? जाके पैसा सरकार को, हर गवर्नमेंट को पैसा जो है वो मिलता है टैक्स से, और टैक्स ज़्यादा कौन दे सकता है? जिसके पास पैसा हो, जिसकी कमाई हो। और कमाई किसकी होगी? किसान की कमाई हो। और किसान की कमाई कब ज़्यादा होगी? जब उसकी खेती अच्छी हो। खेती अच्छा होने के लिए ज़रूरी है कि उसको उचित समय पर पानी मिले, उसकी भूमि अच्छी हो। तो ये गंगा और यमुना दोआब का क्षेत्र है, ये 2 नदियों के बीच का क्षेत्र पड़ता है, जो कि बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ की भूमि बहुत अच्छी है, यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। तो इस वजह से सभी की नज़रें इस क्षेत्र पर ज़्यादा रही थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास में भी उसका प्राचीन इतिहास क्या रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं। प्राचीन काल में गंगा के मैदान क्षेत्र में स्थान होने के कारण यूपी को हम क्या कहते थे? मध्य देश कहा जाता था। यूपी को क्या कहा जाता था? मध्य देश। अब प्राचीन इतिहास को हमने बांटा है 3 भागों में। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को जो हम मानते हैं वो ये मानते हैं कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई है और उससे लेकर 3000 BC तक का जो काल है वो हमारा प्रागैतिहासिक काल है। और इसको क्या कहते हैं हम? पाषाण संस्कृति कहते हैं, क्योंकि इस समय पत्थरों का यूज़ ज़्यादा था। इसके बाद हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है कि 3000 BC से 600 BC तक का जो काल है वो आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है, यानी कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक काल वगैरह को पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल ये मौर्य काल से शुरू हो जाता है, जब 600 BC से, और ये आज तक हमारा ऐतिहासिक काल हमारा चलता आ रहा है। आइए सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं इसमें प्रागैतिहासिक काल, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, यानी कि मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 BC तक के काल को। प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा। एक पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, यानी कि पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज में 5 लाख से 10,000 BC तक का जो काल है उसको हम पुरापाषाण काल कहते हैं, और 10,000 से 6,000 BC और कुछ किताबों में 8,000 से भी 4,000 BC के बीच का जो काल है उसको मध्य पाषाण काल बोला गया है। और 6,000 से 1,000 के बीच का जो काल था उसको हम नवपाषाण काल कहते हैं।
अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, एक निम्न पुरापाषाण काल, एक मध्य पुरापाषाण काल और एक उच्च पुरापाषाण संस्कृति। यानी कि 5 लाख से 5000 BC तक का जो काल है उसको हमने निम्न पुरापाषाण कहा। 5 लाख से 50,000 BC तक का, और 50,000 से 40,000 BC तक का जो समय है उसको हमने मध्य पुरापाषाण कहा, और उच्च पुरापाषाण हमने कहा 40,000 से 10,000 BC तक के समय को। पुरापाषाण काल की खासियत क्या थी कि इसमें जो मानव था वो पूरी तरह से असभ्य था, बर्बर था, जंगली था, जंगलों में घूमता फिरता था, शिकार करता था और भोजन को कलेक्ट करता था। यानी कलेक्टिव है इसमें, भोजन को क्या कर रहा है वो, केवल लिया, भोजन संग्राहक बन गया है, शिकार करता है, रखता है, खा लेता है, बस। ये सभ्यता का ये इसमें यूपी में कहाँ पर इसका रोल आया कि बेलन नदी जो है, प्रयागराज की बेलन नदी, सोनभद्र में जो है बेलन घाटी, बेलन नदी यानी कि टोंस नदी की जो सहायक है वो यहाँ पर हमें मिलती है। इसका एक महत्वपूर्ण स्थान, इसकी बेलन नदी घाटी की खोज जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे GR शर्मा जी ने की थी। यहीं पर एक जगह है लौदा नाला, इसके समीप में एक अस्थियों से निर्मित एक मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी कि हड्डियों से मातृ देवी की मूर्ति को बनाया गया था। सबसे पहले शिकार के लिए प्रारंभ में लोग क्या करते थे, क्वार्टजाइट के हथियार बनाते थे। किसके हथियार बनाते थे? क्वार्टजाइट के। फिर बाद में उन्होंने जैस्पर एवं चट की सहायता से यानी कि फ्लैग टूल्स यानी कि फलक के औजार भी उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। सोनभद्र की सिंगरौली घाटी तथा वाराणसी के समीप चकिया जिला चंदौली नामक स्थान से भी इसके अवशेष हमको मिले हैं। एक तो सोनभद्र की सिंगरौली घाटी से और एक वाराणसी के समीप है चकिया, जो कि अब चंदौली जिले में आता है, वहाँ से। ये 2-3 स्थान हमें याद रखने हैं। एक बेलन नदी घाटी सोनभद्र में, एक लोहदा नाला इसी के पास में है, एक सोनभद्र की सिंगरौली घाटी और वाराणसी के समीप चकिया जिला चंदौली में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पुरापाषाण कालीन जो अवशेष हैं वो सोनभद्र, सिंगरौली घाटी तथा वाराणसी के चकिया चंदौली जिला से हमें प्राप्त हुई, हमने अभी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि यूपी में जो मध्य पाषाण काल है, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, पुरापाषाण काल। अब हम पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल में भी क्या क्या स्थल, कौन कौन से स्थान हमको देखने को मिले। एक चीज़ का चेंज आया, जब पुरापाषाण काल से हम मध्य पाषाण काल में गए तो अब जो औजार थे हमारे वो माइक्रोलिथ हो गए। ठीक है, यानी कि छोटी उनकी जो क्या थे, नोक उनकी छोटी होने लगी। ठीक, इसमें 3 स्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, एक सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा और चौपानी मांडो। ये जो स्थान है ये सबकी कहाँ मिलते हैं हमें, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। चौपानी मांडो में मानव कंकालों के क्या मिले थे, प्रथम साक्ष्य मिले थे हमें। मानव कंकाल पहली बार हमें कहाँ देखने को मिले थे, चौपानी मांडो में। सबसे पहले हम बात करते हैं सराय नाहर राय में हमें क्या क्या मिला। तो इसमें झोंपड़ी का फर्श मिला है, जो कि एक अस्थायी निवास स्थान था। झोंपड़ी का उन्होंने फर्श बनाया और इस पर सभी लोग क्या कर रहे हैं, विश्राम करने के लिए रुके हैं। फिर बात करते हैं महादहा, और इसमें 14 सभादान, 8 गर्त चूल्हे, शवों का सिर क्या था, पश्चिम में, शवों का सिर जो था पश्चिम में था और पैर किधर थे, पूरब की ओर थे। और युद्ध तथा बाह्य मानवीय आक्रमण के भी क्या मिले, स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं सराय नाहर राय में। अब हम बात करते हैं महादाह की, इसमें युगल समाधियाँ मिली, यानी कि स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। यहाँ पर हड्डियों से निर्मित बाणाग्र और आभूषण मिले हैं। और अब हम बात करते हैं दमदमा की। दमदमा में 41 शवाधान और कुछ गर्त चूल्हे मिले। यहाँ पर 5 युगल समाधियाँ मिली, जिसमें एक समाधि ऐसी थी जिसमें 3 मानव शवों को क्या करा गया था, एक साथ दफनाया गया था। प्रयागराज के ही निकट में एक स्थान है लेखैया नामक शिलाश्रय से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए। लेखैया नामक शिलाश्रय का मतलब क्या होता है, यानी कि चट्टान में किसी ने आश्रय बना लिया हो, यानी कि रहने लायक जो जगह किसी ने चट्टान काट के बना ली हो, उसको हम क्या कहते हैं, शिलाश्रय बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नवपाषाणकालीन स्थल की, जिसमें इसका कार्यकाल क्या है, 4000 से 2500 BC। ठीक है,
प्रयागराज के बेलन नदी के तट पर स्थित कोल्डी हवा, महदह, महगढ़ा एवं पंचोह के अतिरिक्त लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर से कृषि, कच्ची ईंट, घास फूस से बने आवास के प्राचीनतम स्थल प्राप्त हुए हैं। अब आपसे अगर कोई पूछे कि धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो प्रयागराज के कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कृषि के प्राचीनतम स्थल के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है, तो लहुरा देव, यानी कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, संत कबीर नगर के डिस्ट्रिक्ट में। संत कबीर नगर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कबीर जी ने जाकर अपने प्राण त्याग दिए थे काशी से जाकर, इसीलिए इस जिले का नाम रख दिया गया था संत कबीर नगर। ठीक है। लहुरा देव में क्या हुआ, कृषि के प्राचीनतम स्थल मिले, और कौन सी कृषि के, धान की खेती के। ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की, यानी कि पाषाण काल की हम बात कर चुके हैं। ठीक है। तो उसके 3 बार हमने पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा, जो हमारे उत्तर प्रदेश के हिसाब से इम्पोर्टेंट था। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या क्या परिवर्तन आ चुके हैं। सबसे पहले इसमें धातुओं का प्रयोग आरंभ हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि धातुओं का प्रयोग किस काल में आरंभ हुआ, तो कौन से काल में हुआ, आद्य ऐतिहासिक काल में। इस काल में सबसे पहले तांबा, फिर कांसा और फिर लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। प्रारंभ में पहले क्या करते थे, सब पाषाण उपकरणों के साथ ताम्र उपकरण प्रयोग किए, इसलिए इसको क्या करा, ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा गया। यानी कि जो पत्थर के औजार थे उनके साथ में क्या कर रहे हैं, तांबे के औजार भी यूज कर रहे थे लोग, तो इसीलिए इसको क्या कहा हमने, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। इसका जो एक बड़ा भाग है वो एक हड़प्पा संस्कृति या सिंधु सभ्यता के बारे में हम पढ़ते आए हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कांसा जो है वो किस किस से मिलके बनता है। कांसा, ये सीधा क्वेश्चन हमेशा बनता आया है कि तांबा और टिन को अगर आप मिलाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, कांसा प्राप्त होगा। ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता, तथा बाद में इसको क्या कहा गया, पहले ये ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता थी और बाद में इसको हमने कांसा ही यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता ही बोल दिया गया। ठीक है। दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय संस्कृति कौन थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल, जो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यूपी के मेरठ के आलमगीरपुर में हड़प्पा सभ्यता का क्या पड़ता है, पूर्वी स्थल पड़ता है। ठीक है। जो कि और आलमगीरपुर कहाँ, यमुना की एक सहायक नदी है हिंडन नदी, उसके किनारे आलमगीरपुर है जो कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल है। आलमगीरपुर को हम एक और नाम और भी बोलते हैं, उसका नाम है परसाराम का खेरा। क्या नाम है, परसाराम का खेरा। इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा जी ने की थी। आलमगीरपुर में हमें क्या क्या मिला है, मनके, रोटी बेलने की चौकी, कटोरी, मिट्टी के बर्तनों पर मोर व गिलहरी के चित्र तथा कुछ लिपियां हमको प्राप्त हुई हैं। अच्छा, यूपी में कुछ और भी स्थान हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता के कुछ और भी स्थान होंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हुलास जो कि सहारनपुर में है, बड़ा गांव जो कि बागपत जिले में पड़ता है, मानपुरा जो कि बुलंदशहर में है, कैराना तहसील शामली में है, मांडी गांव जो कि मुजफ्फरनगर में पड़ता है। ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को ये चीज़ पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप अपने विचार हमें प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद।